नमस्कार मित्रों, विद्यार्थी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही आखिरी बाके निशा होगा। आप सभी को पता होगा आज शहीद पंडित चंद्रशेखर आजाद की पुण्यतिथि है, तो इसी उपलक्ष्य में आज हम लोग उनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जानने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं। 23 जुलाई 1906 को भाभर मध्य प्रदेश में एक बालक का जन्म होता है जिसका नाम है पंडित चंद्रशेखर आजाद। भाभर जो कि मध्य प्रदेश में पड़ेगा, इसका वर्तमान नाम आजाद नगर हो चुका है। इनकी माता का नाम जगरानी देवी था, पिता का नाम सीताराम तिवारी था। इनकी माता और पिता जो दोनों थे वो संस्कृत के विद्वान थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा मनोहर लाल त्रिवेदी जो कि इनके गुरु कहे जाते हैं उनके द्वारा दी गई थी। इसके बाद चंद्रशेखर आजाद काशी पढ़ने जाते हैं। काशी में अनेकों क्रांतिकारियों से इनकी मुलाकात होती है। 1905 से 1919 के बीच का जो समय होता है, आपको भी पता होगा कि भारत में इस समय क्रांतिकारी घटनाएं काफी ज्यादा हो रही थी, तो उसी समय ये भी क्रांतिकारियों के संपर्क में आते हैं और इनके मन में भी क्रांतिकारी विचार उत्पन्न होने लगते हैं। इसी समय क्या होता है, 1919 में भारत में आ जाता है रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट जिसे मोहम्मद अली जिन्ना ने काला कानून कहा था और गांधी जी ने इसे क्या कहा था, गांधी जी ने इसे बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का कानून कहा था। रॉलेट एक्ट में क्या था, रॉलेट एक्ट में यह बात कही गई थी किसी भी भारतीय को सिर्फ शक के बिना पर उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, उसे गुप्त रूप से जेल में डाल दिया जाएगा, वकील नहीं करने दिया जाएगा और 2 साल का कारावास दिया जाएगा। इसी के बाद क्या होता है, रॉलेट एक्ट के बाद 6 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी रॉलेट सत्याग्रह शुरू करते हैं। पूरे देश में क्या होता है, रॉलेट एक्ट का विरोध शुरू हो जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो रॉलेट एक्ट का विरोध होता है वो पंजाब क्षेत्र में होता है। पंजाब क्षेत्र में रॉलेट सत्याग्रह का विरोध कौन कर रहे थे, सत्यपाल मलिक व सैफुद्दीन किचलू कर रहे थे। 4 अप्रैल 1919 को गांधी जी को कहां जाना होता है, गांधी जी को पंजाब जाना होता है। 6 अप्रैल को गांधी जी रॉलेट सत्याग्रह शुरू करते हैं। 9 अप्रैल को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है साबरमती आश्रम से। उसके बाद 10 अप्रैल को क्या होता है, 10 अप्रैल को सत्यपाल मलिक व सैफुद्दीन किचलू को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है जो कि रॉलेट सत्याग्रह का विरोध कर रहे थे। 11 अप्रैल को एक एंट्री होती है माइकल ओ डायर नामक व्यक्ति की जो कि जनरल बनकर आया था। वो क्या करता है, पंजाब के क्षेत्र में अमृतसर में इधर क्या करता है, यहां पर लगा देता है मार्शल लॉ। मार्शल लॉ लगने के बाद कोई भी व्यक्ति सभा नहीं कर सकता था। जैसे आज धारा 144 होती है, उसके बाद कोई गुट बना के नहीं खड़ा हो सकता, इस प्रकार से साजिश नहीं कर सकता है, तो उसी प्रकार से मार्शल लॉ भी होता था। मार्शल लॉ में वो लगा देने के बाद कोई सभा नहीं हो सकती थी। लेकिन 11 अप्रैल लगने के बाद 12 अप्रैल को हंसराज द्वारा एक सभा की जाती है हिंदू सभा कॉलेज में और कहते हैं कन्हैया लाल की अध्यक्षता में 13 अप्रैल 1919 को एक सभा होगी जलियांवाला बाग में। और जलियांवाला बाग में जब सभा होती है तो यहां पर सभा किस बात की होती है, यहां पर सभा होती है कि सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू को छोड़ा जाए, इसलिए 20,000 आदमी इकट्ठा हो जाता है। अब ऐसे में जनरल माइकल ओ डायर ने आदेश कर रखा था और उनके आदेशानुसार जनरल आर डायर आता है और देखता है इतनी बड़ी सभा चल रही है। वह 50 सैनिकों को अपने साथ लेकर आया था और जब वह देखता है तो वह बिना सोचे अमानवीय कार्य करते हुए 1650 राउंड गोलियां चलवाता है, जिसमें लगभग 2 से 3,000 आदमी मर गया था। हालांकि सरकारी डाटा बहुत कम बताता है, लेकिन इससे भी कहीं ज्यादा और भी लोग मरे थे। अब 1919 में जलियांवाला बाग कांड हो गया। गांधी जी इस बात से बहुत दुखी हो जाते हैं और सभी पूरे देश में एक रोष का माहौल उठता है। और इसी समय क्या होता है, गांधी जी के साथ खिलाफत कमेटी, सत्याग्रह सभा और ये सभी होम रूल लीग वगैरह इनके साथ मिल जाती हैं। और 1920 में 1 अगस्त 1920 को क्या होता है, असहयोग आंदोलन शुरू किया जाता है। हालांकि इसकी जो घोषणा थी वो गांधी जी ने 28 जुलाई के आसपास ही कर दी थी, लेकिन 1 अगस्त 1920 को क्या शुरू हो जाता है, असहयोग आंदोलन शुरू हो जाता है। और इसी समय काशी में पढ़ रहा एक बालक जो कि पंडित चंद्रशेखर आजाद था, वो क्या होता है, असहयोग आंदोलन में भाग लेता है। असहयोग आंदोलन में जब वो भाग लेते हैं तो असहयोग आंदोलन जब चल रहा होता है तो इसमें कई लोग गिरफ्तार किए जाते हैं। तो उस समय चंद्रशेखर आजाद को भी गिरफ्तार किया जाता है और उस समय ये मात्र 14 वर्ष की आयु के थे। जब 14 वर्ष के बालक को जज के सामने पेश किया जाता है तो जज उससे उसका नाम पूछते हैं। उस समय चंद्रशेखर आजाद कहते हैं कि मेरा नाम आजाद है। तो उसके बाद जज एक और प्रश्न रखते हैं और पूछते हैं कि तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है, तो वो कहते हैं मेरे पिता का नाम स्वतंत्रता है।
इसके बाद फिर जज साहब उससे पूछते हैं कि क्या नाम तुम्हारा घर कहाँ है, तो वो कहते हैं मेरा घर जेल है। इन बातों से कहीं ना कहीं जज साहब बहुत झुंझुला जाते हैं और उस बालक को 15 कोड़े लगाने की सजा दे देते हैं। कोड़ा ऐसा होता था जिससे एक कोड़ा पड़ने से आदमी की खाल उधड़ जाए। 15 कोड़े खाए, बताइए किस प्रकार का क्रांतिकारी था, उसके बाद भी नहीं टिका। 5 फरवरी 1922 असहयोग आंदोलन चल ही रहा था कि 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर में एक घटना होती है जिसे चौरा चौरी कांड कहते हैं। इसमें अंग्रेजों की एक पुलिस चौकी को फूंक दिया जाता है। इस बात से नाराज होकर, क्योंकि असहयोग आंदोलन में क्या था, गांधी जी अहिंसावादी थे और यहां पर क्या हो गई, हिंसा हो जाती है। तो जैसे ही यहां पर हिंसा होती है और गांधी जी को सूचना मिलती है इस बात की कि इस प्रकार का कोई कांड हो गया है, गांधी जी असहयोग आंदोलन को समाप्त कर देते हैं। हालांकि इस बात के लिए गांधी जी का बहुत विरोध भी होता है कि आपने असहयोग आंदोलन क्यों बंद कर दिया, इतना बढ़िया आंदोलन चल रहा था, अंग्रेजों पर इस पर प्रभाव पड़ रहा था, लेकिन ये इसको बंद कर देते हैं। इसी समय चंद्रशेखर आजाद, जो कि असहयोग आंदोलन में पार्ट ले चुके थे और क्रांतिकारी पूरी तरह से बन चुके थे, उनके मन में क्रांतिकारी विचार भरे हुए थे, वो मिलते हैं पी चटर्जी से और पी चटर्जी इनकी मुलाकात कराते हैं राम प्रसाद बिस्मिल से। राम प्रसाद बिस्मिल जो कि एचआरए के सदस्य थे। एचआरए 1924 में कानपुर में बना एक संगठन था जिसकी स्थापना सचिंद्र नाथ सान्याल ने की थी। सचिंद्र नाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी, चंद्रशेखर आजाद, मनमथ गुप्ता, ये सब क्या थे, ये सब एचआरए के सदस्य थे। और इसी में क्या होता है, चंद्रशेखर आजाद भी शामिल हो जाते हैं। 1924 में बनी एचआरए के जो निर्देश हुआ करते थे वो एक पीले पर्चे में लिखे जाते थे। तो अंग्रेज इस बात से बहुत परेशान रहते थे कि ये पीला पर्चा क्या है। तो एक दिन क्या हो रहा था, सचिंद्र नाथ सान्याल अपनी जेब में पीला पर्चा डाल के जा रहे होते हैं, तभी इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और उस पीले पर्चे में सब इनके निर्देश लिखे होते उसको पढ़ लिया जाता है। और जब सचिंद्र नाथ सान्याल गिरफ्तार हो जाएंगे तब उसके बाद एचआरए का सारा कार्यभार किसके ऊपर आ जाएगा, राम प्रसाद बिस्मिल के ऊपर आ जाएगा। अब एचआरए के पास धन की कमी थी जिस वजह से वो कट्टे बारूद नहीं खरीद पाते थे। तो इसलिए क्या होता है कि एक प्लान बनाते हैं कि 9 अगस्त 1925 को हम अंग्रेजों की एक ट्रेन लूटेंगे। इसी घटना को क्या कहते हैं, काकोरी कांड कहते हैं, जिसका वर्तमान नाम परिवर्तन करके काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। अब 9 अगस्त 1925 में क्या होता है, शाहजहांपुर में राम प्रसाद बिस्मिल जी के घर पर इस पूरे कांड की क्या होती है, प्लानिंग की जाती है, योजना बनाई जाती है। और सहारनपुर स्टेशन से 10 लोग क्या होता है इस ट्रेन में चढ़ते हैं। इस ट्रेन का नाम क्या था, 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर। इस ट्रेन में चढ़ते हैं और इसी ट्रेन में सरकारी खजाना भी रखा हुआ था। अब 10 लोग चढ़ते हैं और इस खजाने को लूटते हैं, लेकिन मनमथ नाथ गुप्ता से क्या होता है, अपने बचाव में एक गोली चल जाती है, एक मुस्लिम व्यक्ति की इसमें हत्या हो जाती है। हालांकि अगर यह हत्या ना होती तो शायद इन पर सिर्फ लूट का केस चलता, लेकिन हत्या हो जाने के कारण अब एचआरए के जितने सदस्य इसमें थे उन सब पर क्या होता है, कुछ 40 लोग गिरफ्तार किए गए थे, जिसमें 29 लोगों पर केस चला था और जिनमें 4 लोगों को फांसी की सजा दी गई थी। अब जिसमें फांसी की सजा दी गई थी उसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह थे। इस प्रकार के कुछ लोग थे जिनको फांसी दी गई थी। अशफाक उल्ला खां सबसे पहले मुस्लिम क्रांतिकारी थे जिनको फांसी की सजा दी गई थी। अब यहां से चंद्रशेखर आजाद लेकिन क्या होता है, भाग निकलते हैं। अब इसके बाद जब आगे बढ़ते हैं तो भगत सिंह की एंट्री होगी और एचआरए अब बन जाएगी एचएसआरए। नई दिल्ली में जब भगत सिंह एचआरए में शामिल हो जाते हैं तो 1928 में क्या होता है, एक संघ बनता है जिसका नाम था एचएसआरए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। पहले इसका नाम क्या था, पहले इसका नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, लेकिन 1928 में ये क्या हो जाएगा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। अब इसका नाम सोशलिस्ट ही क्यों हुआ, क्योंकि भगत सिंह की जो सोच थी वो समाजवादी थी, इसीलिए एचआरए अब क्या हो जाएगी, एचएसआरए हो जाएगी। अब एचएसआरए बनने के बाद कुछ घटनाएं होती हैं। 1919 में चेम्सफोर्ड अधिनियम भारत आ रहा होता है, बनता है, और उसके बाद क्या होता है, उसकी जांच के लिए 1927 में साइमन कमीशन, जो कि 1927 में ब्रिटेन में बनता है और 1928 में भारत में आता है, उसका विरोध शुरू होता है। उसका विरोध
कौन करेगा? लाहौर में इसके विरोध की अध्यक्षता करते हैं लाला लाजपत राय। अब उस समय एसएसपी जेपी स्कॉट हुआ करते थे, जिन्होंने इस बात की घोषणा की थी कोई भी साइमन कमीशन का विरोध नहीं करेगा। लेकिन क्या होता है कि लाला लाजपत राय लेके जाते हैं लोगों को और इसका विरोध करते हैं। उसी समय एएसपी थे जेपी सैंडर्स, और सैंडर्स क्या करते हैं, सैंडर्स जब देखते हैं कि विरोध बढ़ रहा होता है तो वो लाठी उठाकर लाला लाजपत राय की खोपड़ी पर वार कर देते हैं, जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है। और मरने से पहले उन्होंने एक भाषण दिया था जिसमें उन्होंने कहा था, मेरे सर पर पड़ी एक एक लाठी अंग्रेजी सरकार की ताबूत पर ठुकी हुई कील के समान होगी। अब यहां पर लाला लाजपत राय की हत्या के बाद जो एचएसआरए के सदस्य थे, उन्होंने एक योजना बनाई कि हम लाला लाजपत राय की हत्या का बदला लेंगे। और इसी समय क्या होता है कि वो लोग जाते हैं और एक जगह छुपे रहते हैं जहां से एसएसपी स्कॉट को निकलना होता था। अब इसमें कौन 4 लोग जाएंगे? इसमें जाएंगे चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु और जयगोपाल। ये 4 लोग जाते हैं। और इस पूरे हत्याकांड की साजिश कौन बनाएगा? इस पूरे हत्याकांड, स्कॉट की हत्याकांड की साजिश कौन बनाएगा? ये बनाएंगे सुखदेव। कौन बनाएगा? सुखदेव बनाएंगे। अब जब स्कॉट को जाना था तो होता क्या है, जयगोपाल को इस कार्य में लगाया जाता है कि आप पहचान करें कि जेपी स्कॉट कब निकल रहे हैं। लेकिन होता क्या है, जयगोपाल गलती से स्कॉट की बजाय सैंडर्स की पहचान कर लेते हैं। और क्या होता है जैसे ही जयगोपाल सैंडर्स की पहचान करते हैं, राजगुरु सैंडर्स पे गोली चला देते हैं। उसके बाद सैंडर्स के साथ 2 सिपाही भी बैठे हुए थे, जिनका नाम था मिस्टर कॉर्न और चनन। तो सैंडर्स पर सबसे पहली गोली कौन चलाएगा? राजगुरु चलाएंगे। लेकिन उसके बाद भगत सिंह लगातार सैंडर्स पे गोलियां चलाते हैं। और जब ऐसा, उनके साथ जो 2 हवलदार थे, उनमें से एक हवलदार जो कि मिस्टर कॉर्न थे, वो भगत सिंह के पीछे भागते हैं, और एक जो चनन थे वो चंद्रशेखर आजाद के पीछे भागते हैं। चनन की हत्या चंद्रशेखर आजाद करते हैं और मिस्टर कॉर्न की हत्या भगत सिंह करते हैं। इसके बाद क्या होगा, सारे जो क्रांतिकारी थे वो भाग जाते हैं। और इसके बाद एक कांड होगा, असेंबली बम कांड। असेंबली बम कांड 1929 में होता है। यह किस लिए हुआ? 1929 में 2 बिल आते हैं, एक ट्रेड यूनियन बिल आता है और एक सेफ्टी बिल आता है। इस बिल का विरोध करने के लिए बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह सेंट्रल असेंबली में क्या करते हैं, जाकर बम फेंकते हैं और जय समाजवाद के नारे लगाते हैं। यहां पर इनका लक्ष्य कहीं भी ये नहीं था कि वो किसी को क्षति या विक्षत पहुंचाए। इनका उद्देश्य सिर्फ सरकार का ध्यान अपनी ओर केंद्रित करना था। अब यहां पर से क्या होगा, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। जब वो गिरफ्तार हो जाएंगे तो उनको छुड़ाने की साजिश बनाई जाएगी, उनको छुड़ाने के लिए एक योजना बनाई जाएगी जो कि होगी इरविन की हत्या का प्रयास। 23 दिसंबर 1929 को कोल्हापुर से दिल्ली आ रहा था। उसी समय निजामुद्दीन रेलवे लाइन के पास चंद्रशेखर आजाद क्या करते हैं, बम लगाने का प्रयास करते हैं, लेकिन इरविन इसमें बच जाता है। और यही वजह थी कि लॉर्ड इरविन समझौते में क्या होता है, गांधी जी जब भगत सिंह और इन सबको छोड़ने की बात करते हैं तो वो इरविन उनको नहीं छोड़ता है। इसी समय 27 फरवरी 1931 को क्या होगा यहां पर एल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आजाद, यशपाल और अनेक साथियों के साथ क्या कर रहे थे, सभा में चर्चा कर रहे थे। उसी समय नॉट बाबर नाम का एक अंग्रेजी सिपाही आता है और यशपाल और अन्य साथी तो भाग जाते हैं, लेकिन चंद्रशेखर आजाद वहीं रुके रहते हैं और वो अपनी कोल्ड बंदूक से क्या करते हैं, स्वयं को गोली मार लेते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि शहीद चंद्रशेखर आजाद का क्या योगदान था देश की क्रांतिकारी घटनाओं में। धन्यवाद।